हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं चीनू ठाकुर जायसवाल वेलकम करती हूँ आप सबका सौरभ सर क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 2023 हिस्ट्री एग्जामिनेशन जो आपका हुआ है उसका पेपर एनालिसिस है पार्ट्स में। तो क्वेश्चन वाइज मैंने अपने पार्ट्स जो है अपलोड कर दिए हैं। आज पार्ट 6 है और इसमें हम क्वेश्चन 5 जो है आपका फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से देर नहीं लगाते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। यस, वेलकम एवरीवन। आई होप कि वॉइस वगैरह सब क्लियर होगा। सो फ्रेंड्स, आप जब क्लास में देख रहे हैं, क्लास में हम लोग ऑलरेडी मैप पॉइंटिंग वाला जो है पार्ट सब कर चुके हैं और उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ ये पूरा ऑप्शन के साथ मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। आज क्वेश्चन फिफ्थ कर रहे हैं जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग देखेंगे कि जो ए टू ई है वो पेपर हम कैसे क्वेश्चन जो है कैसे करेंगे उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो सेक्शन बी है उसका पहला क्वेश्चन था आपका कि डिस्कस करना है हमें जो वेरियस प्रोपोनेंट्स हैं इंडियन फ्यूडलिज्म के। इंडियन फ्यूडलिज्म ये भी टॉपिक वो टॉपिक है जो हम लोग कंटिन्यू पढ़ते ही आते हैं अगर हम यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे होते हैं या फिर कोई भी एग्जामिनेशन जो कि हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो उसमें हम फ्यूडलिज्म वाला पॉइंट ज़रूर डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहाँ हमको क्या करना है, हमें उसे अगेंस्ट में उसके आंसर नहीं करना, हमें उसका प्रोपोनेंट बताना है। तो कौन कौन सी ऐसी थ्योरी होगी जो फेवर में होगी। इंडियन फ्यूडलिज्म को लेकर बहुत समय से कंटिन्यू जो है डिबेट्स चली आ रही है। वो एक हिस्टोरिकल डिबेट है, ये टॉपिक ही ऐसा है, ठीक है, जिसमें यूरोपियन जो है वो कैसा फ्यूडलिज्म रहा है, इंडियन फ्यूडलिज्म और कंपैरिजन होता है, ठीक है, जो यूरोपियन फ्यूडलिज्म है उसके साथ। तो बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट वे में रखा है। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट प्रोपोनेंट्स जो रहे हैं जो फ्यूडलिज्म में विश्वास करके उसके ऊपर लिख रहे हैं कि भाई क्यों फ्यूडलिज्म करना पड़ा या क्या कारण था फ्यूडलिज्म होने का। ठीक है, तो एक आर एस शर्मा की थ्योरी यहाँ पर है, एक डीडी कोसाम्बी की थ्योरी है और एक इरफान हबीब की थ्योरी है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पर्सन है डैनियल थ्रोनर, ठीक है, थॉर्नर। इन्होंने भी एक फिलॉसफी अपनी दी थी रिगार्डिंग यही कि क्यों जो है ये फ्यूडलिज्म जो है भारत में क्यों करना पड़ा या क्यों सरवाइव हुआ एंड व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो इन्होंने अपना एक जो बुक लिखते हैं ये लैंड एंड लेबर इन इंडिया, ठीक है, इम्पॉर्टेंट सोर्स है, उसमें इन्होंने इसके रिगार्डिंग मेंशन किया। मैं यहाँ पर ये बुक और ये नाम इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि एक और नाम भी आपको पता होना चाहिए जो प्रोपोनेंट्स हैं, ठीक है। और यूपीएससी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो जितनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको तो आप सहेज के रखिए, ठीक है, कब कौन सा पॉइंट काम कर जाए, कहाँ हेल्प हो जाए, कोई नहीं जानता है। तो आर एस शर्मा जी क्या लिखते हैं कि लैंड ग्रांट्स एंड फ्यूडलिज्म, ठीक है। इससे पहले जो ज्यादातर बहस हो रही होती है इंडियन फ्यूडलिज्म का और यूरोपियन फ्यूडलिज्म का, एक बार समझते हैं दोनों का। देखो, ये आपका यूरोपियन फ्यूडलिज्म है जिसमें एक किंग है, फिर उसके बाद फीफ एंड पीजेंट्स हैं, उसके बाद फिर एक और लेवल है और फिर एक और लेवल है। तो मतलब ये लेवल बहुत सारे हैं यूरोपियन में क्योंकि वहाँ पहले औद्योगिक क्रांति हो चुकी है। तो औद्योगिक क्रांति होने की वजह से वहाँ जो सामंत चल रहा है वो एक अलग पैटर्न का है, क्योंकि बहुत सारे रूलर्स हैं, कोई सेंट्रलाइज्ड वाले वहाँ पर जो है मोनार्क सिस्टम नहीं हो पा रहा है। और वहीं अगर हम इंडिया का ध्यान देते हैं तो इंडिया में एक एम्परर है, उसके बाद जमींदार है, फिर मर्चेंट है और फिर सीधा फार्मर्स आ जाते हैं। तो ये जो मर्चेंट है ये बिजनेस करते हैं, पीजेंट जो है खेती करते हैं, और जो जमींदार है ये काम कर रहे हैं टैक्स लेने का और एम्परर को टैक्स पेमेंट करने का, ठीक है। इसके अलावा ये और भी बहुत वर्क कर रहे हैं, ये एम्परर को हेल्प भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखकर हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो हिस्टोग्राफी का तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा और वो पूरे फैक्ट्स में लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा आपको कुछ एफर्ट नहीं डालना है, आपको सिर्फ उनके पॉइंट्स डालने हैं। जैसे आर एस शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई लैंड ग्रांट्स और फ्यूडलिज्म क्या हुआ है, उन्होंने आर्ग्यू किया कि एक्सटेंसिव लैंड ग्रांट्स दिए गए, ठीक है। हम देख ही रहे हैं कि लैंड ग्रांट्स कब से दिए जा रहे हैं और क्यों दिए जा रहे हैं कि इसके बदले में उन्हें क्या मिल सके, मिलिट्री सर्विस मिल सके। मतलब वो ये कह रहे हैं कि मिलिट्री हेल्प के लिए ही ये जो फ्यूडलिज्म है इसकी शुरुआत होती है। लैंड ग्रांट्स दिए जाते हैं और बदले में उनसे मिलिट्री सर्विस ली जाती है।
ठीक है, कब होता है? ये गुप्ता पीरियड में होता है। तो ये एक फ्यूडल स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग आप कह सकते हैं। फिर ये कहते हैं कि इससे क्या हुआ? इससे सोशल और इकोनॉमिक में स्ट्रैटिफिकेशन हो जाती है। वो पॉइंट आउट करते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी का गठन होता है जो स्ट्रैटिफाइड है, जिसमें डिस्टिंक्ट क्लासेस है और फ्यूडल रिलेशंस आपस में सब मेंटेन कर रहे हैं। तो उनके हिसाब से एक समाज को एक पूरी कड़ी बनाने का मौका मिल गया है, पूरा लेवल सेटअप करने का मौका मिल गया है। वहीं जो हमारे डीडी कोसाम्बी है, वो भी इस फेवर में क्या बात कर रहे हैं कि उन्होंने तो 2 थ्योरी दे दिया, 2 अलग-अलग प्रोसेस कर दिया। एक प्रोसेस उन्होंने कर दिया कि फ्यूडलिज्म फ्रॉम बिलो, जहाँ पर जो किसान है, जब उसके पास सरप्लस इतनी खेती हो जा रही है, इतना ज़मीन जो है वो लेबर ऑब्लिगेशंस जो है उसके ऊपर नहीं है, रेंट डाल दिया गया है, तो फिर क्या हो रहा है? उसके ऊपर जो कम्युनिटीज़ हैं, जो सामंत है, जो डोमिनेंट लैंड ओइंग कम्युनिटीज़ है, वो इस पावर को मेंटेन करते हुए इन्फ्लुएंस जो रख रही हैं, उससे एक्सट्रैक्ट वसूल कर रही हैं। जो एक्स्ट्रा सरप्लस वो किसान जो है वो कर रहा है। और अगर हम फ्यूडलिज्म फ्रॉम अबव देखते हैं, सामंतवाद के चरण ऊपर से नीचे की तरफ डोमिनेंस हो रहा है राजा से, जो है वो नीचे मतलब मिलिट्री सर्विस के बदले में उनसे उनको लैंड ग्रांट कर रहा है। और नीचे से देखते हैं तो किसान से उसकी टैक्स लिया जा रहा है। मतलब वो कह रहे हैं कि दो अलग अलग लेवल है। डीडी कोसाम्बी इस बारे में कह रहे हैं। ठीक है। तो डीडी कोसाम्बी ने इस बारे में ये जो स्टेटमेंट दिया, इसकी वजह से सिंपल लाइनों में उन्होंने क्या कर दिया कि वो एम्फोसाइज कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ लैंड ओनरशिप। वो इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। ठीक है। कि जो एक्सप्लॉयटेशन पीजेंट्स का हो रहा था जमींदारों से, उस चीज को अगर बचाया गया तो वो लैंड ओनरशिप वजह से बच गए। ठीक है, पोस्ट गुप्ता पीरियड में। और कास्ट सिस्टम और फ्यूडलिज्म के बारे में कहते हैं कि एक पैरेलल जो है, कास्ट सिस्टम और फ्यूडल रिलेशंस चल रहे थे, जिससे ये दोनों ही सिस्टम अब एक्सप्लॉयटेशन का कारण बन रहे थे। ठीक है, कास्ट सिस्टम एंड फ्यूडलिज्म दोनों ही। तो ये मतलब उस थ्योरी को और ज़्यादा बताने वालों में से हैं। ठीक है? फ्यूडलिज़्म के बारे में और ज़्यादा उस थ्योरी के बारे में बात करने वालों में से। अब इरफ़ान हबीब की बात अगर हम सुने, तो इरफ़ान हबीब जो है एक बहुत ही इन्फ्लुएंस्ड हिस्टोग्राफ़र है। तो उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने अपना जो बुक लिखा है उसमें लिखा है कि ये मतलब मुगलों के टाइम के जो एग्रेरियन सिस्टम है मोस्टली तो वो उसी के बारे में मेंशन करते हैं। ठीक है? तो इसीलिए मतलब उनका जो बुक वर्क है उसका नाम भी एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर है। वो क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि भाई चोला डायनेस्टी के जो फ्यूडल स्टेट है, उनकी जो लैंडेड नोबिलिटी है वेलालार, वो लैंड ग्रांट उनको मिल रहा है और उसके बदले में उन्हें मिलिट्री सर्विस देनी पड़ रही है। तो वो कह रहे हैं दोनों टफ काम है, दोनों चीजें तो वो बैलेंस करके चल ही रहे हैं। फिर वो डिबेट में है कि हमेशा इस डिबेट में लगे हैं कि जो अदर हिस्टोरियंस डिफेंडिंग द नोशन ऑफ इंडियन फ्यूडलिज्म, तो वो इस डिबेट में इंगेज्ड हो जाते हैं कि आप जो भारत में फ्यूडलिज्म है उसके वो क्यों है, क्या कारण था, ठीक है? तो उसको वो मतलब वो कई किसी स्तर पर सही ठहरा देते हैं कि कारण ये था, अगर फ्यूडल्स नहीं होते, ये सामंत नहीं होते, तो राजा को जो एक्स्ट्रा हेल्प मिल रही है वो कौन देता? भई किसान तो खेती करता, राजा वहाँ पर मोर्चे पे लड़ रहा होता, तो उसकी हेल्पिंग जो था वो हेल्पिंग फैक्टर किसने निभाया है? वो फ्यूडल लॉर्ड्स ने निभाया है। तो इस तरह के अगर आप सिर्फ इन तीनों के बारे में भी कुछ पॉइंट दे देंगे तो आई थिंक 150 वर्ड्स तो आप आराम से लिख सकेंगे। ठीक है? और ये सारे पॉइंट्स देने के बाद आप इजीली इसे कंक्लूड कर देंगे उसी आंसर में से कि जो प्रोपोनेंट्स हैं इंडियन फेडरलिज्म के, उन्होंने एक आर्गुमेंट्स जो पेश किया वो जितने भी हिस्टोरिकल पीरियड्स हैं, जितने भी स्टेट्स मतलब स्टेटमेंट्स वो देखते हैं उसके हिसाब से उन्होंने रीजन के हिसाब से अपनी-अपनी स्टेटमेंट्स दी है। और वो फुल फ्लेज्ड फ्यूडल सिस्टम जो इंडिया में था, वो ये कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी डिबेट्स हैं और ये हम देख भी रहे हैं कि अलग-अलग जितने भी ग्राफर रहे हैं, उन्होंने अपनी-अपनी थ्योरी सबके सामने रखी है, ठीक है? बट ये है कि इनका जो ये थ्योरी जो हमारे सामने आती है, इसमें हम बहुत सारी डिबेट्स तो ज़रूर देखते हैं। तो आप इसे कुछ-कुछ वर्ड्स में कंक्लूड कर सकते हैं सारे आंसर को देखकर कि भई ये 3 फिलॉसफर हैं, इन्होंने अपनी-अपनी थ्योरी ऐसे-ऐसे लिखी है और फ्यूडलिज्म के लिए ये पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं। ये पॉइंट देखिए, ये आंसर को आप ईज़ी वर्ड में सम अप कर सकते हैं।
देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है एग्जामिन द डिफेक्ट्स इन अल बरूनी असेसमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब ये जो अल बरूनी है ये गजनवी के साथ आया था, ठीक है, गजनवी अटैकर्स था तो 11th सेंचुरी में उसके साथ ही आ गया था। तो इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक लिखी, उस बुक का नाम था किताब उल हिंद, यानी हिंद के बारे में इसने अपनी बुक लिखी है। ये बात सही है कि ये बुक में बहुत हिस्टोरिकल पॉइंट्स आपको हेल्प करते हैं, आपको जो फर्दर हिस्ट्री लिखने में मदद हुआ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसमें डिफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। तो वो कि डिफेक्ट्स कैसे हैं वो हमने एग्जामिन करना है। जैसे सबसे पहले हम जो पॉइंट देखते हैं इस बुक में, इसमें सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं रिलीजियस बायसनेस है। कैसे? क्योंकि देखिए अ, ये तो ज़ाहिर तौर पे बात थी कि उस समय जो रूलर स्ट्रॉन्ग था, तो वो मुस्लिम रूलर के साथ ही आता है, अटैकर के साथ आता है, गजनवी के साथ आता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये यहाँ आकर यहाँ के बहुत सारे गुणगान तो करेंगे नहीं, ऑब्वियस वाली बात है। तो एक रिलीजियस बायसनेस इनके लेक्चर में लग रही है। उसका सबसे बड़ा कारण शायद ये था, लैंग्वेज प्रॉब्लम थी। सबसे बड़ा कारण था लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेशन बैरियर। ऐसा कहा जाता है कि अल-बरूनी जब भारत में आ रहा था तो उससे आने से पहले उसने बहुत सारे लिटरेचर पढ़े थे भारत के बारे में, बहुत सारी लैंग्वेज सीखने की कोशिश की थी। लेकिन फिर भी क्या हो जाता था, संस्कृत जो थी लैंग्वेज वो इतना ईज़ी नहीं है, और भारत में जितने भी रिलीजियस जो जितना मेंशन था, टेक्स्ट था, वो सारे संस्कृत में ही थे। तो उसने अगर इसको अ, अपने लेवल पर मतलब ट्रांसलेट किया भी हो या करवाया भी हो तो ऑटोमेटिकली उसमें कुछ ना कुछ बायसनेस आने तो लाजमी है। लिंग्विस्टिक एंड कम्युनिकेशन बैरियर कि यहाँ पे जब उसने लोगों से बात करनी शुरू की तो वो अपने रिलीजन के बारे में सब बेस्ट बातें ही बता रहे थे। तो उसको ये प्रॉब्लम हो रही थी कि वो कैसे मेंशन करे, कैसे कॉम्प्रिहेंड करे, और ट्रांसलेशन में दिक्कत आ रही है। उनकी लैंग्वेज हिंदी है, इनकी लैंग्वेज ये तो बाहर से आए हैं, ये पर्शियन बोलते हैं, बट इनकी दिक्कत हो रही है, लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे। तो इससे जो बहुत सारी मिस इंटरप्रिटेशंस थी जिसने जन्म लिया है, ठीक है, ये हम आराम से देखते हैं। और बहुत लिमिटेड टाइम भी है, एक्सपोजर उनका लिमिटेड है, ठीक है, लिमिटेड है, क्या क्या, टाइम और एक्सपोजर। कारण क्या था? कारण ये था कि आते तो हैं ये 11th सेंचुरी में और यहाँ 16 साल रहते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे 16 साल कम थोड़े ना है, बट ये नॉर्दर्न वेस्टर्न एरिया में ही ज्यादातर रह रहे हैं, नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में ज्यादातर रह रहे हैं, और ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं पूरे इंडिया को लेकर, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो है। लिमिटेड ज्योग्राफिक एक्सपोजर है इनको, लिमिटेड ज्योग्राफिक एक्सपोजर इसीलिए जो मैंने अभी आपको बताया ही है कि ये नॉर्थ वेस्ट एरिया में है, उसी एरिया में ज़्यादातर इनका समय गुजर गया, तो वहीं के लोगों को जानते हुए, उनसे एक तरह से इंटरव्यू लेते हुए, बातचीत समझते हुए, फिर उनके टेक्स्ट को ट्रांसलेट करवाते करवाते, तो इनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो एक पर्टिकुलर रीजन पे डिपेंड होके रह गई। ठीक है, तो ये जो लिमिटेड पर्सपेक्टिव था ना, इसकी वजह से भी हमें लगता है कि जो इन्होंने इंफॉर्मेशन पूरे इंडिया को लेकर संकलित की, वो थोड़ा सा डिफेक्ट वाली हो सकती है। ठीक है, क्योंकि ये सारे इंटायर सब कॉन्टिनेंट की बात कर लेते हैं, लेकिन पूरे कॉन्टिनेंट की तो जानकारी इनको नहीं थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लिमिटेड इनका इंफॉर्मेशन रहता है। फिर इन्फ्लुएंस ऑफ प्री कंसीव्ड नोशन, जब ये भारत में आए हैं तो उनके आने से पहले एक तो इनको भी अपने इस्लामिक जो कल्चर था उसकी सुपरियॉरिटी पे बिलीव था। दूसरा, जब ये इंडिया में आते हैं तो इंडियंस भी इनसे जो अपनी बातें मतलब एक्सप्रेस करते हैं, अपनी फीलिंग्स जो है एक्सप्रेस करते हैं, तो उनको भी अपने कल्चर पे बहुत ज़्यादा मतलब सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों तरफ से था। तो इससे इन्फ्लुएंस क्या हुआ कि उनकी एक नोशंस थे, उन्होंने एक प्री कंसेप्ट भावना बना ली थी कि हाँ, भारत में ये चीज़ ऐसे-ऐसे है, सोसाइटी जो है ऐसे है, तो उसको चेंज करेगा कौन? ठीक है, जब वो उसके कॉन्टेक्स्ट में कुछ देखेंगे तभी चेंज हो पाएगा, बट उनकी थ्योरी पे ही उनको ट्रस्ट रहा, और ऐसे बहुत सारे उनके सामने सीक्वेंस हुए या सीन हुए जो उनकी इस सोच को मजबूत कर रहे थे, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर था, समझने में मुश्किल था। तो अल-बरूनी का ये जो प्री एग्जिस्टिंग नोशन था अपने इस्लामिक कल्चर की सुपरियॉरिटी के बारे में, इससे भी उनकी हिस्ट्री लिखने की बात को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस मिल रहा है, क्योंकि वो इंडियन सोसाइटी को उसी नज़र से देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो रही है सारी बातें? अब आप कुछ अलग से मतलब अगर सिर्फ क्रिटिक के हिसाब से हम देखें तो पॉइंट कैसे बनते हैं? एक तो कास्ट सिस्टम पे देखते हैं।
अल बरूनी ने जो डिस्क्रिप्शन दिया है कास्ट सिस्टम का वो बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स और रिजिडिटी वाला दे दिया है। शायद वो मिस इंटरप्रेट करते हैं जो सोशल हायरार्की स्ट्रक्चर था उसको, मतलब बहुत सारी चीजें जब हम लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, हम वो टेक्स्ट को कन्वर्ट भी करवा रहे हैं लेकिन उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें भी इंटरप्रिटेशन में हम गलत ही पढ़ जा रहे हैं। तो ये थोड़ी दिक्कत यहाँ पर आई है जिसकी वजह से क्रिटिक्स जो हैं उनकी जो हिस्ट्री है उस पर डाउट करते हैं। देन रिलीजन अगर आप देखें तो ही वाज अ मुस्लिम पर्सन, तो ऑटोमेटिकली वो जो हिंदू बिलीफ्स को पोर्ट्रे करेंगे तो उसमें थोड़ा सा बायसनेस हमें दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेंज फीलिंग है और वो बाहर के कहलाए जाएंगे कि फॉरेन से आए हैं, तो उनका एक्सपीरियंस भी उसी हिसाब से होगा। तो अगर मैं ओवरलुक करूँ ये सारी चीज़ों को कि चलो कोई बात नहीं, हो सकता है भाई उन्होंने सीख लिया हो, तब भी जो लैंग्वेज बैरियर की वजह से जो टेक्स्ट इंटरप्रेट हुए भी होंगे या जो उनके पास कन्वर्सेशन आई भी होगी, तो क्या आपको लगता है कि वो उतनी सटीक होगी जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो है पूरा बुक लिख सके? तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ही माइट हैव फोकस्ड ऑन एस्पेक्ट्स प्रीसीड एज स्ट्रेंज और फॉरेन फ्रॉम एन इस्लामिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव जो है उनका, ये हिस्ट्री की बुक लिखने के लिए बहुत इफेक्टिव दिखता है। फिर कस्टम एंड प्रैक्टिस, अगर उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने अपनी बुक में मेंशन की हुई है इंडियन कस्टम्स को लेकर, रिचुअल्स को लेकर, तो ये भी हो सकता है कि इसके लिए भी वो कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रेट हुए होंगे, ठीक है, या जजमेंटल हो गए होंगे। तो ये सारी चीजें तभी हो सकती है जब हम उस चीज को अच्छे से समझते नहीं है। तो कल्चरल डिफरेंस इसमें बहुत बड़ा जो है रोल निभाएगा। कल्चर डिफरेंसेस की वजह से जो प्रैक्टिसेस उनके सामने हो रही, जो रीति रिवाज हो रहे हैं, हमारी तरफ से वो रीति रिवाज है कि बहुत समय से चले आ रहे हैं, बट उनके हिसाब से ये चीजें जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसकी वजह से भी उनकी जो लिखी हुई बुक है वो थोड़ी सी बायस्ड नजर आती है, ठीक है। तो अगर हम इसे कंक्लूड करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जो अलबरूनी का वर्क है वो इनवॉल्यूबल तो है, हम ये नहीं कह सकते कि इम्पोर्टेंट नहीं है। ऐसे हम सम अप नहीं करेंगे कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत क्रिटिक जो है उनके अगेंस्ट में है, इस वजह से हम ये कहेंगे कि यस दिस इज ट्रू दैट हिज बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टिल देयर आर सम we can say yes there are doubts or there are biasness। तो उसके लिए क्या हो सकता है, मॉडर्न हिस्टोरियन जो है वो कॉन्टेक्सचुअलाइज करेंगे, कुछ और जो एविडेंसेस लेंगे उनके साथ लेंगे, उनकी बुक भी पढ़ेंगे और अदर सोर्सेस है उनकी भी बुक पढ़कर अपने जो आंसर्स है उनको सम अप करके अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करेंगे। तो हेल्पफुल तो ज़रूर है क्योंकि वो उसी समय पर लिखी हुई किताब है, सामने लिखी हुई किताब है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को भी कंक्लूड कर सकते हैं। आसान है, मतलब ये सारे टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस है, इसमें कुछ ऐसा टफ वाला पॉइंट नहीं है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर सी। इसमें आपको क्या डिस्कस करना था, इसको डिस्कस करना था सूफी लिटरेचर के बारे में, ठीक है। हो सकता है कई जो फ्रेंड्स हैं उन्होंने जितना सूफिक लिटरेचर जो सूफीवादी थे उन सब के बारे में लिख दिया हो, चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, नक्शवादी सिलसिला, लेकिन यहाँ सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि जो उनका लिटरेचर है उसकी इम्पोर्टेंस पूछी जा रही है कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री कैसे बनता है, कैसे इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री का सोर्स बनने के लिए। तो अगर आप देखेंगे कि जो सूफी सेंट थे, जिस टाइम पीरियड की बात हो रही है, हम भक्ति मूवमेंट की बात कर चुके हैं कि भक्ति मूवमेंट में आपने देखा डेवलपमेंट चल रही है। ये 12th और 13th सेंचुरी के आसपास सारे सूफीज आते हैं और ये उस समाज में घुल मिल जाते हैं जहाँ पे सब लोग रह रहे हैं, तो कॉमन पीपल के बीच में आकर रहना और उनकी विचारधाराओं को एक्सेप्ट कर लेना, फिर उनके बारे में कुछ लिखना और उन्हीं की भाषा में लिखना, तो बताइए क्या हेल्प होगा कि नहीं होगा? ठीक है, बस यही हमने अपने आंसर में लिखना था कि सूफिक लिटरेचर प्राइमरली द राइटिंग ऑफ सूफी सेंट एंड मिस्टिक्स ऑफर यूनिक इंसाइट इनटू, बिल्कुल इन्होंने एक यूनिक आइडिया दिया स्पिरिचुअलिटी का कि अपने मन के अंदर झांको, सूफी लिटरेचर जो बात करते हैं, ठीक है। और ये जो लिटरेचर उस समय लिख रहे हैं तो वो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाहें, उसके बारे में जानना चाहें, तो ये बहुत इम्पोर्टेंस है सूफिक लिटरेचर की, ठीक है, ये बहुत वैल्यूएबल सोर्सेस है। तो इसके बारे में और कुछ जो पॉइंट्स है वो इस तरह से जान सकते हैं हम लोग कि
जो सोशल इंसाइट इन लोगों ने दिया, इनके जो लिटरेचर में है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैसे? क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सेस कर रहा है लाइव्ड एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल का। मैंने आपको जैसे बताया कि ये राजा महाराजाओं के महलों में नहीं रहते हैं। यद्यपि उस समय मुस्लिम रूलर्स राज कर रहे हैं, चाहते तो उनके साथ रह सकते हैं या उनके हिसाब से रह सकते हैं, बट सूफी लिटरेचर या सूफी जो है वो किसी के बंधन में नहीं है। वो सभी बंधनों से मुक्त हैं, वो अपने ही सिर्फ जो उनके खुदा हैं उनमें वो खोए हुए हैं, और उनके लिए अच्छाई जितनी है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो इनकी सोशल असाइनमेंट जो है, इनकी स्टोरीज में हमें झलकती है, पोएम्स में झलकती है, ठीक है? जैसे वारिस शाह जो है वो पंजाब के बहुत फेमस सूफी संत रहे, और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर कविताएं लिखी जो हमें जीने की शैलियाँ सिखाती थी, ठीक है? ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो उस समय इम्पोर्टेंट है, जो सूफी लिटरेचर की है, ठीक है? ये हमारे रोज के जनजीवन से जुड़ी हुई है, एवरीडे लाइफ से दे आर कनेक्टेड। सो दे रियली इम्प्रेस्ड कि भाई कितना जो सोशल जो सोसाइटी है वो कितने अलग अलग लोगों की है, विचारधाराएं कितनी अलग अलग है। तो इन सारी चीजों की बात हो रही है, और ये जो उनकी लिखी हुई कविताएं हैं वो उस समय की समाज का पूरा क्लियर पिक्चर दे देती हैं। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिजिंग द गैप बिटवीन कम्युनिटीज, एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुस्लिम्स, ठीक है? ये ऐसा टॉपिक हो जाता है कि हमेशा आपस में क्लैशेस वाला, बट सूफिक लिटरेचर ने क्या किया, उन्होंने एक गैप जो था उसको उसके बीच में ब्रिज बना दिया, ठीक है? तो वो हिंदू और इस्लामिक दोनों मोटिव्स को लेकर चल रहे हैं। वो अपनी कहानियों में दोनों धर्मों की बात कर रहे हैं, दोनों धर्मों से जुड़े हुए लोगों की बात कर रहे हैं, और वो इंटरफेथ डायलॉग कर रहे हैं। जैसे वारिस शाह का मैंने एग्जांपल दिया, तो वो सूफी संत है लेकिन वो पंजाबी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। तो कॉमन जो डायलेक्ट उन लोगों ने एक्सेप्ट किया, कॉमन लैंग्वेज जो उन्होंने यूज की, उसकी वजह से बहुत आसान हो गया आपस में कल्चरल एक्सचेंज। जब कल्चरल हम एक दूसरे के एक्सचेंज करने लगते हैं, एक दूसरे की कल्चरल मोटिव्स की रिस्पेक्ट करने लगते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे एक यूनिटी जो है उसका इफेक्ट ज्यादा बढ़ जाता है। कल्चरल सिग्निफिकेंस अगर हम देखें, तो इन्होंने सूफी लिटरेचर में हम लोग देखेंगे जो पहले हमारे जो प्राचीन टाइम के ट्रेडिशंस हैं और समय फोक नैरेटिव्स हैं, उनको एक पहचान दी और उनको संभाल कर और संजो के भी रखा। फोकस किस पे डाला गया? इंडिविजुअल सेंस एंड कम्युनिटीज पे। तो सूफी लिटरेचर में हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये देखेंगे कि सभी धर्मों को, सभी तरह के लोगों को लेकर चलता है। इससे सोशल रिफॉर्म्स भी हुए, क्योंकि जब जो सूफी थे उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये अदा किया कि उन्होंने एक इंक्लूसिविटी ले आए, वो इंक्लूसिव कर दिया, सब एक जैसे, सब एक समान है, ठीक है? तो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज इससे बढ़ी, और सोशल जो जितनी भी एविल्स थे उसके अगेंस्ट लोगों ने आवाज उठाई, ठीक है? तो देयर राइटिंग रिफ्लेक्ट दीज आइडल्स, ऑब्वियसली आदर्श की तरफ ये राइटिंग्स काम कर रही थी। हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड पर्सनालिटी, ऑब्वियस अगर ये लिख रहे हैं उस समय की कोई बात है, तो जो जो इम्पोर्टेंट घटनाएं भी होती थी, जैसे नसीरुद्दीन के टाइम पर एक इम्पोर्टेंट घटना हुई है तो वो उसमें मेंशन है। फिर उसके बाद रजिया सुल्ताना के टाइम पे इम्पोर्टेंट है तो वो मेंशन है। तो इस तरह के कुछ इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए जो सूफी संत के साथ जो हुए और सुल्तानों के साथ जो हुए, वो सारे ये क्या करते हैं, लिटरेचर में मेंशन कर देते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। देन अगेन वी कम टू द कंक्लूजन, कंक्लूजन शुड बी always neutral path, ठीक है? तो Sufic literature serves as a rich source of understanding the spiritual, social, and cultural dynamics of medieval India. It offers a unique perspective, complementing other historical records, providing valuable insight into the multifaceted हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो सूफी लिटरेचर तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से इम्पेक्ट करता है। अच्छा, मैं ये चीज़ को एकदम डिटेल में आंसर आपको नहीं बता रही हूँ, बट मैं आपको हर चीज़ क्लियर ज़रूर करती जा रही हूँ, तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट हाउ यू राइट योर आंसर्स। एंड मोटिव इज दैट ना, कि मोटिव ही यही है कि आपको ये पता करना कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपका जो राइटिंग पैटर्न है वो क्या होगा, और उसके जो की पॉइंट्स है किस तरह आप मेंशन करेंगे। इंट्रोडक्शन आप पहले देंगे, फिर की फैक्टर्स आप देंगे, देन यू विल गो टू द कंक्लूड पार्ट, और उसके बाद आंसर फिनिश्ड। चलिए,
ओके, ये अगेन दिस इज वेरी इजी। इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है, फैक्चुअल आपको आंसर लिखने हैं। डिक्लाइन कैसे हुआ दिल्ली सल्तनत का, फैक्टर्स बताने हैं जिनकी वजह से हुआ। तो दिल्ली सल्तनत देखो कितना इम्पोर्टेंट ये सल्तनत रहा। लगभग ये भी 300 सालों तक चला और 5 डिनेस्टी थी इसके अंदर। जैसे ममलुक सबसे पहले आए थे, ठीक है, ममलुक आए। उसके बाद आपका खिलजी आए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके तुगलक आए हैं, ओके, तुगलक आए हैं। और उसके बाद आपके सैयद आए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके नंबर 5 पे लोधी आए हैं। तो इतना लंबा जो डिनेस्टी राज कर रहा है, 5 अलग-अलग डिनेस्टियाँ दिल्ली सल्तनत में आती हैं और इसमें इम्पोर्टेंट रूलर्स भी आते हैं। उसके बाद जब डिक्लाइन इसका हो जाता है, उसके फैक्टर्स पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट तो एकदम वो कहते हैं ना कि सर्वसाधारण पॉइंट हो गया है। वीक सक्सेशन एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वीक सक्सेशन तो था ही, उसकी वजह से जो पॉलिटिकल लेवल पर एक स्टैंड होना चाहिए एक रूलर का, वो कैसे बनता? तो जब आपका सक्सेशन ही जो है वो ही वीक है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो नहीं आ सकती है, ये तो क्लियर बात है। देन इकोनॉमिक चैलेंज क्या हो रहा था? टैक्सेशन ना बैलेंस नहीं था, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो ये चीज मेंटेन नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हर एक डिनेस्टी से एक दो रूलर तो अच्छे रहे, मतलब काम कर रहे थे, अच्छे थे, स्ट्रांग थे। लेकिन बाकी रूलर्स जो थे वो वीक थे, या ये कह सकते हैं कि उनकी पॉलिटिकल ऐसी कुछ समझ ही नहीं थी, ना फिर इकोनॉमिक समझ थी। इसकी वजह से टैक्सेशन जो है कभी कभी इतना एक्सेसिव हो जाता था, तो रेवेन्यू कलेक्ट करना मुश्किल हो जाता था। एंड द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्रू मिलिट्री एक्सपेडिशन, ये सारे ही आप लोग देखेंगे, इन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशन तो कंटिन्यू किया। अगर आप बलबन को कुछ टाइम पीरियड के लिए छोड़ दो, तो बाकी जितने भी रूलर्स हुए हैं वो कंटिन्यू जंगों में ही लगे रहे, ठीक है। इस पे आक्रमण करो, उस पे अटैक करो। तो ये जो मिलिट्री एक्सपेडिशन थे, इसमें खर्चे तो बहुत होते थे। तो इससे क्या हुआ, जो स्टेट था वो वीकली इकोनॉमिकली वो वीक होता चला गया। इन्वेजन एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स तो ये कंटिन्यू बने रहे। बाहर से जो मंगोल थे, तैमूरिड्स थे, वो कंटिन्यू अटैक कर रहे थे। साथ साथ में मुगल्स भी अटैक कर रहे थे, क्योंकि बाबर वहां पे बहुत स्ट्रांग पोजीशन में चल रहा था। तो इन सारी चीजों को देखते हुए जो सल्तनत की बाउंड्री एरिया थी, जो उसके आसपास की टेरिटरीज थी, वो धीरे 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 वीक हो रही थी, कमजोर हो रही थी। सोशल अनरेस्ट था और रिबेलियन हो रहा था। हम लोग फ्यूडलिज्म पढ़ चुके हैं कि किंग था, उसके बाद जमींदार थे यानी फ्यूडल लॉर्ड्स थे, और उसके बाद पीजेंट्स थे। तो जितना भी अगर सेंटर कमजोर पड़ रहा था, तो इसका इम्पेक्ट क्या पड़ता था कि सोशल अनरेस्ट होने लग जाता था, समाज में शांति जो है वो खराब हो जाती थी, और जगह जगह विद्रोह होने लग रहे थे। ऊपर से फेमाइन, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे एक इतना जबरदस्त सूखा पड़ा, उसके बाद भी उसने दुआब एरिया से इतना ज्यादा टैक्स लिया। तो ये एक्सेसिव टैक्स जो है, विद्रोह के जो किसान है उसके अगेंस्ट आ जाता है। फिर लोकल नोबिलिटी ने जो है रिवोल्ट कर दिया, पीजेंट्स जो थे वो ऑलवेज रिवोल्ट पे लगे हुए थे। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर आप देखेंगे, तो सल्तनत को वीक करने में इन सब का भी बहुत बड़ा हाथ है। देन रीजनल डिसइंटीग्रेशन, इतने सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद अलग अलग जिन रीजन्स पे सेंट्रल पावर कभी स्ट्रांग रही होगी, वो धीरे धीरे आजाद होने शुरू हो गए थे, ठीक है। तो अब इसको अगर हम कंक्लूड करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत जो है उसका डिक्लाइन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिसमें बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन आपको मिलता है। और ये फैक्टर जो है, ये जो मेन कारण ठहराएंगे कि दिल्ली सल्तनत किस तरह से डिक्लाइन हो गया, ठीक है। सी दिस इज द इजी आंसर। जितने फैक्ट्स आपके पास होंगे उतना लिख देना, लेकिन ज्यादा हमें लिखना नहीं है, 150 वर्ड्स ही चाहिए। यानी एक पूरा पेज चाहिए आपको A4 शीट का, और दूसरा पेज अगर हाफ भी लिख देंगे या हाफ से थोड़ा ज्यादा लिख देंगे तो बस हो जाएगा, तो 150 वर्ड्स हो जाएंगे। चलो करते हैं लास्ट का क्वेश्चन। लास्ट का क्वेश्चन है, द मोटिव ऑफ अलाउद्दीन खिलजी agrarian policy was to curb the power of the intermediaries, examine the measure which he adopted to achieve his objective। अलाउद्दीन खिलजी जो है, खिलजी डिनेस्टी का रूलर, जो कि बहुत ज्यादा इनिशियल टाइम पर अपना जो उसका फादर इन लॉ होता है, जो मेन रूलर होता है, उसको मर्डर कर देता है और खुद रूल करने लग जाता है, ठीक है। मैं मतलब स्लिप कर रही हूँ उसका नाम, बहाउद्दीन
खिलजी, या एक नाम जो है कंफ्यूज हो रहा है, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है, तो उसका मर्डर कर देता है और उसके बाद गद्दी पे बैठ जाता है। गद्दी पे बैठ के इसकी एक्सपेंशन पॉलिसी, मतलब इसको दिमाग में है कि मुझे पूरे भारत को जीतना है और उसके आसपास के इलाकों को भी जीतना है, जैसे सिकंदर, ठीक है, इसको इसने कहा कि मैं पूरा एरिया जीतना चाहता हूँ, उसके लिए कंटिन्यू एक्सपीडिशन इसके चल रहे हैं, कंटिन्यू इसकी जो एक्सपेंशन पॉलिसी है उसके थ्रू इसने अटैक्स भी इसके चल रहे हैं। उस बीच में एक स्ट्रॉन्ग सेना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी चाहिए, और आर्मी को ये कैश में सैलरी दे रहा है। कैश सैलरी देने के लिए इसका टैक्सेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि इनकम आएगी तो सैलरी जाएगी। तो इसने अपनी पॉलिसीज को बहुत स्ट्रांगली मेंटेन किया। उसी के बारे में हमने डिस्कस करना है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी 1296 टू 1316 वो रूल करता है और बहुत सारे सिग्निफिकेंट चेंजेस लाता है। ये सिग्निफिकेंट चेंजेस किसानों के भले के लिए नहीं, बल्कि उसकी सेना के भरण पोषण के लिए थे। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो ये जो इतने सारे मतलब एग्रीरियन पॉलिसी निकालता है, क्या ये किसानों के बेटरमेंट के लिए थी? तो ऐसा उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसका मोटिव तो शायद उसका सेना का था। बट डोंट राइट दिस इन द स्ट्रेट वे इन योर आंसर, ठीक है, बिकॉज न्यूट्रल रह के आंसर करेंगे तो ही अच्छा इम्पेक्ट पड़ता है। ओके, चलिए की मेजर्स देख लेते हैं या की पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स करना चाह रहा है वो, क्योंकि अगर लैंड रेवेन्यूज मेंटेन रहेगा तो टैक्स भी कंटिन्यू आता रहेगा। उसके लिए वो क्या करता है, दो इंपॉर्टेंट चेंजेस लाता है। एक तो दाग पॉलिसी लेके आता है, ठीक है, और दूसरा वो क्या लेके आता है कि पहचान, ठीक है, पहचान लेके आता है, जिसे चेहरा का नाम देता है। दाग और चेहरा, ये दो पॉलिसी थी। दाग हॉर्सेस के लिए था कि ब्रांड कर दिया हॉर्सेस का, और चेहरा जो आईडी था, आइडेंटिटी कार्ड, उसके लिए कर दिया कि सैनिकों के लिए, ठीक है, ताकि कोई भी फ्यूडल लॉर्ड ये ना करे कि चार घोड़े दिखाए और घुमा के फिर वापस वही घोड़े दिखाए, घुमा के फिर वापस वही घोड़े दिखाए। इससे अच्छा सारे घोड़ों पे ब्रांड कर दो, सो दैट anyone can easily मतलब वो चेक कर पाएगा दैट हॉर्स इज राइट और रॉन्ग, कि ये वही तो नहीं है, रिपीटेड तो नहीं इन्होंने चेक करा दिया। तो इससे क्या होगा, इससे एकदम डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, ठीक है। और चेहरा हो गया सैनिकों का आईडी, कि कौन सैनिक है और कौन किसान है। तो ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसने ये पॉलिसीज चलाई थी, ठीक है। दिस हेल्प इन कर्बिंग टैक्स इवेजन, जो टैक्स से बच जाते थे उससे भी अब वो इवेट हो नहीं पाएंगे। मार्केट कंट्रोल एंड प्राइस रेगुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो था, स्टेप था, जो अलाउद्दीन खिलजी ने लिया। क्यों लिया? ताकि कोई भी वेरिएशन आपको मार्केट में ना मिले, रेट कांस्टेंट रहेंगे, सारे मार्केट में एक जैसे रेट रहेंगे। आप किसी भी जगह से कोई सामान खरीदोगे तो आपको सब जगह से एक ही रेट मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा काम था। इसको अच्छे से मैनेज करने के लिए एक पोस्ट उसने शुरू कर दी, शाहनाए मंडी, ठीक है, कि वो मंडी का जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहेगा ऑफिस का, वो शाहना रहेगा, जो रेगुलेट करेगा कि जितनी भी इसेंशियल कमोडिटीज हैं उसके प्राइसिंग एकदम फिक्स होने चाहिए, ठीक है। अगर चेंज होने भी है तो वो जो रूलर है, जो अलाउद्दीन खिलजी है, पहले उसकी नॉलेज में जाएगा क्यों हो रहा है, उसको पता होगा तभी चेंज किया जाएगा। मिलिट्री रिफॉर्म्स और इक्ता सिस्टम उसने किया, ठीक है। पहली बात तो उसने जो जितने भी ऑफिसर्स थे, नोबल्स थे, उनको कंट्रोल किया उसने, स्ट्रिक्ट हुआ वो। तो स्ट्रेंथन किया अपनी आर्मी को, स्ट्रांग बनाया अपनी आर्मी को, और उसके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल उसने मतलब करके रखा। ही ऑल्सो रिड्यूस द पावर ऑफ मिलिट्री गवर्नर्स, जो इक्तादार थे, जिनके मतलब जो लैंड ग्रांट्स दे दो और उसके बदले में सर्विस देते थे, उनको भी उसने जो पावर दी थी उसको रिड्यूस किया, और अब उनको बना दिया इंटरमीडिएट्स। मतलब आप ऐसे अपनी पावर को मिसयूज नहीं कर सकते। आपका काम है सिर्फ किसानों से टैक्स लेना, टैक्स राजा तक पहुंचाना, बदले में आपको हम लैंड देंगे, और जो लैंड दिया हुआ है उसके बदले में आप हमें सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ठीक है। वेल्थ टैक्स, एक नया टैक्स उसने शुरू किया, खराज, जिसे उसने नाम दिया खराज टैक्स। ये जो है लैंड ऑनर्स के ऊपर था, ठीक है, ताकि जो स्टेट है उसके ऊपर कंटिन्यू टैक्स आ सके। आगे जाके आप पढ़ेंगे कि खराज जो है वो राजा की जो अपनी जमीन होती थी, जो उसके अंडर जो डायरेक्ट लैंड आती थी, तो उसे खराज कहा जाता था, ठीक है। मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, कंटिन्यू इस बात पे नजर रखना कि जो उसने पॉलिसी बनाई है वो ठीक से
रूल आउट हो रही हैं कि नहीं हो रही, ये काम भी अलाउद्दीन खिलजी ने बखूबी किया। और उसके लिए उसने क्या किया, उसने स्पाई सिस्टम स्टार्ट किया। स्पाई सिस्टम, ठीक है, जिसको उसने मुस्तक राज का नाम दिया। मुस्तक राज, ठीक है, जिसका काम होता था मॉनिटर करना, और हर एक इस तरह का कोई कंप्लेंट आए तो उसका जो है कहाँ तक पहुँचाना, अलाउद्दीन खिलजी तक। तो ऐसे हम अगर पॉइंट अपना 7-8 पॉइंट दें और उसको थोड़ा-सा डिटेल में लिख दें, तो इसी में पेजेज़ जो है फुल हो जाएगा, ठीक है? और उसको कंक्लूड करने के लिए फिर इसी में से आप पॉइंट उठाएँगे कि उसकी एग्रेरियन पॉलिसी का एम क्या था? सेंट्रलाइज़ करना अपने पावर को, और इन्फ्लुएंस कम कर देना, जो इंटरमीडियरीज़ थे उनके इन्फ्लुएंस को कम करना, ताकि सेंट्रल पावर जो है यानी राजा जो है वो ही सुप्रीम रहे। इसके अलावा उसने सेंट्रल स्टेट को स्ट्रॉन्ग किया, और उसके मेजर लैंड रेवेन्यू, मार्केट रेगुलेशन से मिलिट्री रिफॉर्म्स हुआ, ठीक है? और टैक्सेशन ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। उसकी जो मतलब जो वो अपना रूल कायम करना चाह रहा था, अपना एक्सपेंड करना चाह रहा था पूरे भारत में, उसके लिए ये सारी जो पॉलिसीज़ थी, इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो ये आई थिंक टफ थे नहीं, और बहुत ईज़ी वर्ड्स में मैंने आपको समझा दिया है। ये थे आपका सेक्शन बी का 5th क्वेश्चन, जिसमें सारे ए टू ई तक मैं आपको आंसर शेयर कर चुकी हूँ। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, फिर भी अगर कहीं पर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। डेफ़िनेटली मैं उनका जो भी डाउट्स होगा उस पे वर्क करूँगी, ठीक है? आंसर लिखते समय पेजेज़ का ध्यान रखिए, नंबर्स का ध्यान रखिए, और कितने वर्ड्स हैं, इसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है? चलिए मिलेंगे जल्दी आपके साथ क्वेश्चन नंबर 6 में। कंटिन्यू क्लास जॉइन कीजिए, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू, बाय-बाय।